परिवार में कोई भी लड़की नौकरी नहीं करती है। इवन गांव में भी देखे तो बहुत कम ऐसा रेशियो है फीमेल्स का जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है। और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। तो उस टाइम पापा ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, अपना इस बार नहीं हुआ है तो अपन दोबारा मेहनत करेंगे। यहाँ पे सब लोग यही बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है पढ़ने लायक। यहाँ पे इवन 3-4 दिन तक लाइट जाती है। फादर ने अपने फ्रेंड को बुलाया मुझे मनवाने के लिए कि यूपीएससी करवाओ बच्चे को। तो ये ऐसे हो मैं फुल फ्लेज एसएससी करेंगे, ये था मेरा दिमाग में। प्लीज़ कोचिंग के पीछे ना भागे, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जब यूपीएससी की जर्नी में 3 टिप्स आप एस्पिरेंट को दो। दूसरी चीज़, अगर आप रिमोट एरियाज़ में भी इस टाइम पे रह रहे हैं तो आई एम श्योर कि एक फ़ोन तो आपके घर में ज़रूर होगा। तो उस केस में उस फ़ोन का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यूट्यूब वगैरह पे सर आजकल बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है। रात दिन इनको मतलब जग करके, कभी मैं जागता था कभी इनकी माँ जागती थी। रात को पढ़ते हुए देखते, पढ़ रही है बेटिया नहीं पढ़ रही है, इनको चाय बना के दी है नहीं दी है, अगर नहीं दी है तो फिर मैं खुद भी चाय बना के इनको दे देता था। तो अपने माँ बाप को चाहिए भेदभाव ना करें और बच्चों में दृढ़ शक्ति भरें। उनसे ये कहे कि मैं आपको सुपर दुख में हम खड़े हैं, आपको जो पैसा भी लगेगा उसको हम झेलने वाले हैं। तो पेरेंट्स के लिए तो यही है सर, उनके लिए रात में भी जागें, बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को सिखाएं कि भाई आप ज़रूर बनोगे, कभी भी हीन भावना ना आने दें कि आप नहीं बनोगे। यही कहूँ बेटा, पब्लिक के परेशान मत कर जो, पब्लिक की सेवा कर जो, अच्छा नाम कमाए जो और भी अगाड़ी गरीब बच्चे को पढ़ने के लिए सैर कर जो, भूखे टूटे को खाना दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ वंदना मैम हैं। वंदना मैम करेंगे यूपीएससी में 2021 में 331 है। एकदम मतलब कि ग्रामीण पृष्ठभूमि कह लीजिए या फिर जैसा आप समझिए कि वैसा पृष्ठभूमि है कि हम खाट बैठ के बात कर रहे हैं, एकदम टिपिकली जो गांव वाला टच होता है। लेकिन अभी हम फिलहाल हैं फरीदाबाद में, काफ़ी रिमोट एरिया में है। तो मैम के आने में बहुत परेशानी हुई, बहुत ही अंदर गली गुच्छे से आते के मोहल्ले से आते हुए मैम यहाँ पहुँचे हैं। तो मैम की हम जर्नी जानेंगे, मैम का स्ट्रगल जानेंगे, मोटिवेशन जानेंगे कि मैम का मोटिवेशन कहाँ से था। आंटी जी भी हैं, वो उधर बैठी हुई हैं। आंटी जी को हिंदी भी नहीं आती। इनके पिताजी जो है कि कांस्टेबल हैं दिल्ली पुलिस में। यदि आप लोग मेरा काम पसंद आता है तो चैनल सपोर्टिंग चैनल सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक और शेयर करना बोले। वंदना में सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। आप अपने बारे में कुछ बताएं। सर मेरा नाम वंदना मीना है और मैंने बीएससी मैथ्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया है आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। और उससे पहले मैंने साइंस ली थी 11th और 12th में। उसके बाद यूपीएससी के लिए परस्यू किया। आपको ये मोटिवेशन वगैरह कहाँ से मिला था? सर मोटिवेशन के 2 कॉजेज़ थे। पहला तो ये था कि मैं ग्रेजुएशन के बाद सोचा कि क्या करना है अब। तो मेरे माइंड में तो ये आया कि एसएससी सीजीएल करना है। बेसिकली फाइनेंशियली भी कम इन्वेस्टमेंट होता है और नौकरी भी लग जाएगी, इतना था कि हो जाएगा। बट मेरे फादर साहब ने मुझे मोटिवेट किया कि बड़ा सोचो, यूपीएससी एटलीस्ट सोच के देखो। अगर यूपीएससी नहीं हो पाया तो कम से कम उससे नीचे तो कोई ना कोई नौकरी लगी जाएगी। बात उस टाइम नौकरी की थी। बट उस दौरान मोटिवेशन के रीजंस वही रहे थे कि जैसे गांव में डाउरी सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशन दैट आई फील कि मुझे कंटिन्यूसली मोटिवेट किया। जब रिजल्ट आया था 30 मई को 12:30 बजे दिन में, जब आपका नाम दिखा तो आपका वो पहला मतलब रिएक्शन क्या था रिजल्ट देखने के बाद? सर मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जैसे आप देख सकते हैं अभी भी। नया घर है, लेकिन आपने बताया था इंटरव्यू से पहले कि आप पहले आए होते तो बहुत टूटा फूटा मकान मिला होता। मेरा जो घर था वो बहुत टूटा फूटा था, इसके हालात ऐसे नहीं, बहुत ही ख़राब हालात थे उस टाइम। तो मैं रूम पे थी, घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो मुझे पता था कि 1 बजे के आसपास रिज़ल्ट आने वाला है। फिक्स 1 बज गया था, पर रिज़ल्ट अभी आया नहीं। तो मुझे लगा मैं जल्दी से नीचे जाके खाना खा के आती हूँ और तब तक आ जाऊंगी। अगर मैं फेल भी हो जाऊंगी तो कम से कम मैं रूम में लॉक कर लूँगी, लड़कियाँ पूछेंगी नहीं मुझसे कि क्या रहा रिजल्ट। मैंने देखा उसमें फ़ोन पे तो किसी की मिस्ड कॉल आ रखी थी। तो मुझे समझ में आ गया कि लिस्ट में नाम है। हाँ, तो फिर मैंने तुरंत पापा को कॉल किया। मैंने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा था और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। तो उस टाइम पापा ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, अपना इस बार नहीं हुआ है तो अपन दोबारा मेहनत करेंगे, अगला अटैम्प्ट देंगे। फिर मैंने रोते रोते कहा कि मेरा हो गया है। तो पापा ने कहा कि फिर क्यों रो रही है? तो पापा को फर्स्ट टाइम लगा कि नहीं हुआ है। तो उस तरह फिर पापा ने कहा कि रैंक वगैरह क्या आई है। फिर मैंने रोते रोते रैंक देखी अपनी, तो मैंने कहा रैंक बहुत अच्छी आई है, 331 है। मैं जिससे कि मैं अभी आ रहा था आपके यहाँ इंटरव्यू शूट करने से पहले, काफ़ी रिमोट एरिया में आपका घर है, गली में होते हुए मतलब कि इस टाइप का इलाका है। बेसिकली हम इन्वायरमेंट के एम्बियंस की बात करें तो इस मोहल्ले में मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप का एम्बियंस है
कि मतलब कोई यकीन करे कि इस मोहल्ले में कोई आईएएस बन सकता है। वो इन्वायरमेंट आपने कैसे इस्टेब्लिश किया कि यहाँ पे रह के आपने उस टाइप का इन्वायरमेंट बनाया कि आईएएस जैसे बड़े एग्जाम को यूपीएससी क्रैक करना बहुत बड़ी बात होती है, तो ये कैसे आपने किया? सर आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे आपने जैसे देखा कितना रिमोट एरिया है, यहाँ पे सब लोग यही बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है पढ़ने लायक। यहाँ पे इवन 3-3 4-4 दिन तक लाइट जाती है जिसमें इन्वर्टर भी काम नहीं करता है, तो बहुत परेशानी आती है। इवन स्टूडेंट्स भी पढ़ते लिखते मतलब कम ही है, यहाँ पे रोडों पे खड़े रहते हैं, देखा है हमने। बट आई थिंक जो एक एनवायरनमेंट होता है प्रोवाइड करना, वो मेरे पेरेंट्स को मैं कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगी पूरा के पूरा। इन्होंने मतलब सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हमें, सारी फैसिलिटीज़ मतलब अगर हमने कुछ भी मांगा हो तो वो ला के दिया है। उसके अलावा मम्मी रात रात भर जगी रहती थी हमारे लिए, चाय बना के देती थी हमें। फिर फादर साहब दिल्ली पुलिस में 12-12 घंटे की ड्यूटी करके आते थे वो, फिर भी ऐसा नहीं है कि वो हम पे स्ट्रिक्ट होते थे पढ़ाई के लिए, फिर भी वो हमेशा हंसते रहते थे, हमसे बात करते थे हंसते हुए, और हमेशा हमको मोटिवेट करते थे और अच्छी बातें सुनाई करते थे। तो आई थिंक उस चीज़ ने बहुत हेल्प किया। आपने कोचिंग वगैरह ली थी, कोचिंग का कितना बेनिफिट मिला? बिना कोचिंग, जैसे कि आप यदि फरीदाबाद में रह रहे हो तो आपके लिए कोचिंग लेना कहीं ना कहीं आसान था, यदि कोचिंग आपने लिया है तो उसका कितना बेनिफिट मिला? बहुत सारी रिमोट एरियाज में रहते हैं आपके राजस्थान में ही, यूपी में, बिहार में, जो दिल्ली नहीं आ सकते हैं, मतलब उनके पास उस टाइप का प्रिविलेज नहीं है दिल्ली में आप कोचिंग ले सकें, तो उसके बिना पॉसिबल है कि नहीं यूपीएससी? जी अभी क्या रहा है? जी, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी तो मैंने, वही चीज़ होती है कि हमें आइडिया नहीं होता है कि हमें लाइफ में आगे करना क्या है, तो बहुत विचार वगैरह करके दिमाग में आया कि यूपीएससी करते हैं। फादर ने अपने फ्रेंड को बुलाया मुझे मनवाने के लिए कि यूपीएससी करवाओ बच्चे को, तो ये ऐसे हो, एसएससी के लिए थे? मैं फुल फ्लेज एसएससी करेंगे ये था मेरा दिमाग में मानना। फिर कोचिंग ज्वाइन कर ली बिना कुछ जाने सोचे। पर सर 4-5 महीने के अंदर मुझे समझ में आ गया था कि कोचिंग इज़ समथिंग विच इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म। देन आई मेड श्योर कि मैं अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करूँ। सेल्फ स्टडी इज़ समथिंग विच इज़ की टू दिस एग्ज़ाम, आई वुड से। सेल्फ स्टडी पे अगर आप फोकस करोगे तो मतलब बहुत बेनिफिट होगा इस एग्ज़ाम में। और मैं जितने भी बच्चों से अभी मिल रही हूँ जो भी मुझसे गाइडेंस सीख करना चाह रहे हैं, मैं उनको यही बोल रही हूँ, प्लीज़ कोचिंग के पीछे ना भागे। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब तक आप न्यूज़पेपर्स का कवर ना कर ले, एक हैबिट में ना आ जाए न्यूज़पेपर रीड करना। सेकंड चीज़, एनसीईआरटीज़ का बेस जब तक क्लियर ना हो तब तक कोचिंग के बारे में सोचे भी ना, क्योंकि कोचिंग वगैरह जो होती है वो एनसीईआरटीज़ ही पढ़ाती है। दिस इज़ व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, कोचिंग के पीछे ना भागे और सेल्फ स्टडी पे फोकस करें प्लीज़। मैम आपसे मैं ये पूछूं कि यूपीएससी की जर्नी में 3 टिप्स आप एस्पिरेंट को दो। सर यूपीएससी की जर्नी जो है मेरे लिए वो बहुत ही शॉर्ट टर्म थी, मतलब बहुत जल्दी शुरू हुई और ख़त्म हो गई। बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है ये मेरे ऊपर, मेरी मेहनत भी है। 3 टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि पहली, खुद की स्ट्रेटजी बनाओ। मेरी खुद की वन ऑफ द एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी स्ट्रेटजी की। मैं डेली के टारगेट्स रखती थी अपने, उनको फिल करती थी कि हाँ आज मैंने ये चीज़ें कंप्लीट करी है और ये चीज़ें नहीं हुई है तो मैं ये चीज़ें कल पे डाल दूँगी। मतलब वो डायरी जो होती है उसमें मैं वो चीज़ कल के लिए लिख लेती थी। प्लस मैं टाइमर यूज़ करती थी पढ़ने के लिए हमेशा, कि सुबह अगर मैं जल्दी, जनरली मैं सुबह जल्दी जगती हूँ 6 बजे के आसपास, तो मैं मेड श्योर करती थी कि 12 बजे तक मेरे 4-5 घंटे की पढ़ाई हो जाए। तो इस तरह से मैं पढ़ती थी। दूसरी चीज़, यूपीएससी में नॉलेज मैटर करती है, बट नॉलेज ही सब कुछ नहीं है। ये चीज़ मैंने मेंस के टाइम पे रियलाइज़ करी। मेंस में आई हैव स्कोर्ड अ रियली गुड मार्क्स विच इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई रिप्रेजेंटेशन स्किल्स इन माई मेंस आंसर शीट्स। मैंने देखा कि मेरी जो आंसर शीट होती थी वो दूसरों से अलग होती थी, क्योंकि डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, रिप्रेजेंटेशन वो बहुत अलग होती थी। तो आई थिंक नॉलेज मेरी कम थी। अगर आप किसी भी फर्स्ट अटेम्प्टर को देख रहे हो तो उसके पास कंपैरेटिवली कम होगा जो 5 अटेम्प्ट दे रहा है उसके हिसाब से। तो आई थिंक अगर आप रिप्रेजेंटेशन पे फोकस करोगे तो आई थिंक दैट वुड हेल्प यू इन दैट केस। थर्ड थिंग इज़ कॉन्फिडेंस। दिस इज़ समथिंग विच माई फादर टॉट मी इंटरव्यू के दौरान भी। अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो से इट नो, आती है तो येस। और एक और चीज़ लास्ट में जो अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ। डू नॉट फूल योर सेल्फ। पेरेंट्स को वी कैन मेक फुल ऑफ देम कि हम पढ़ रहे हैं, बट खुद को पता होना चाहिए कि हम कितना पढ़ रहे हैं और कितना नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम आज 3 घंटे वेस्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि कल वो 3 घंटे को यूटिलाइज करो अच्छे से।
मैम आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो भी एस्पिरेंट आपको सुन रहा है, खास करके महिलाएं जो भी आपको सुन रही है, तो उनके लिए दो शब्द क्या है, और जो डिप्राइव्ड हैं, प्रिविलेज नहीं है, मतलब वो नहीं आ सकते दिल्ली वगैरह शहरों में। पहली बात तो महिलाओं के लिए मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, मैं खुद एक महिला हूँ, मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती थी कि जब मेरे पूरे गांव में से मैं पहली IAS हूँ, तो मुझे कहीं पर भी उम्मीद नहीं थी कि मैं बन पाऊँगी। मुझसे बड़ी भी 2 मेरी बहनें हैं, वो भी अनएम्प्लॉयड है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे हमेशा डर रहा, मैं हमेशा रोती रहती थी अपनी प्रिपरेशन के दौरान। प्लीज़ डू नॉट डू दैट टू योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ सबसे पहले। दूसरी चीज़, अगर आप रिमोट एरियाज़ में भी इस टाइम पे रह रहे हैं तो आई एम श्योर कि एक फ़ोन तो आपके घर में ज़रूर होगा, तो उस केस में उस फ़ोन का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यूट्यूब वगैरह पे सर आजकल बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है। जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं कुछ बातें बोल रही हूँ, तो मेक श्योर कि उनको नोट डाउन करें, अगर कुछ भी आपको यूज़फुल लगे तो उसको अप्लाई करें, तो फ़ोन का सही इस्तेमाल करें। और इसके अलावा कड़ी मेहनत करें, क्योंकि बड़ा सोचें और कड़ी मेहनत करें। कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा ज़िंदगी में, और मेहनत करोगे तो सब कुछ हासिल हो सकता है, भले ही देर से हो पर ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच वंदना मैम, और फिर सबको कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सो मच सर। अब हम इनके माता पिता से बात करेंगे, थोड़ा सा मैम साइड हुई है, दीजिए और अंकल जाइए आप बैठिए। दोस्तों अब हमारे साथ वंदना मैम के माता पिता जी हैं, इनसे जानेंगे कि इनके लिए कितना प्राउड मोमेंट है और इनको कैसा फील हो रहा है। अंकल जी कांस्टेबल में पहले इनकी भर्ती हुई थी, दिल्ली पुलिस में अभी SI हैं। तो अंकल जी, मैम जिसे बता रही थी कि आपने बहुत अच्छी तालीम दी है, आपने किस तरीके से? सर ऐसा है, बच्चों को पढ़ाना कोई वैसे तो काफ़ी मुश्किल होता है, दिल्ली पुलिस की नौकरी करते हुए खासकर। तो मैंने वंदना को यही बताया, बेटा बड़ा करो तो छोटा ज़रूर मिलेगा, और इसको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी। जब भी कोई रात को 12 बजे भी कॉल किया होगा, मैं इनके लिए हर चीज़ के लिए तैयार रहता था। हर किताब लाना है या घर पे इनके जहाँ भी, पापा ये किताब लेके आनी है, आप ड्यूटी करके आए थके होंगे, तो रात दिन इनको मतलब जग करके, कभी मैं जागता था, कभी इनकी माँ जागती थी। रात को पढ़ते हुए देखते, पढ़ रही है बेटिया, नहीं पढ़ रही है, इनको चाय बना के दी है, नहीं दी है। अगर नहीं दिया तो फिर मैं खुद भी चाय बना के इनको दे देता था। अगर मैं नहीं दे रहा तो इसकी माँ जो है वो जग करके चाय बनाती। तो इस तरीक़ा से इनको सब सपोर्ट किया है इसको हमने। कभी भी इसको ये होने दिया कि मैं थका हुआ हूँ या मैं परेशान हूँ, मैं तेरा काम नहीं कर सकता या मैं तुझे स्कूल नहीं छोड़ सकता। ऐसे ही मैंने फिर इनको UPSC के लिए तैयार किया। मैं पैसे के लिए मत घबराना, मैं हूँ, कोचिंग ले, घर पे पढ़, जो भी किताब मंगवानी है वो मंगवा, चाहे कितना भी खर्चा हो जाएगा, मैं हूँ पीछे, बेटा तुम करो, अगर तुम कर सकती हो तो करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ बिल्कुल। हाँ, और इनको अब मैं ये पूछूंगा आपसे कि इनके से बहुत सारी बेटियां और मेरे से बेटे भी सुन रहे हैं आपको, तो उन बेटियों से और बेटों से आपका क्या रिक्वेस्ट है, उनसे क्या कहना चाहेंगे, और पेरेंट्स से भी, जो पिताजी लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, क्या कहना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बेटे और बेटी में पहले बात तो भेदभाव ना करें। मेरा एक बेटा है, छोटा, इनसे छोटा मेरा बेटा है, वो नीट की तैयारी कर रहा है। मैं उसके साथ भी ऐसे ही बिहेव कर रहा हूँ जैसे वंदना के साथ किया। उसको कहता हूँ बेटा तू पढ़, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, तू पढ़ो, जो भी ज़रूरत हो मैं पूरी करूँगा आपके लिए, बाकी आप मेहनत करो। ऐसे ही मैंने वंदना को बोला था। तो पेरेंट्स को यह है कि मतलब बच्चों को कभी डांटे ना, मतलब कई हमारे देहातों में, जैसे राजस्थान में खासकर एक भाषा होती है कि हमारे आम भाषा कहता है तू बड़ा कलेक्टर बनेगा या कलेक्टर बनेगी, और लड़कियों से कहता है तो एक फलाना काम कर ले, निका वो काम कर ले। लड़के कहते हैं पापा मैं पढ़ रही हूँ, मम्मी मैं पढ़ रही हूँ। तो बिल्कुल सबसे पहले एक ही वर्ड निकलेगा, बड़ा तो कलेक्टर बनेगी, कलेक्टर बनेगी जी। अगर हमारी दृढ़ शक्ति है, हमारा दृढ़ विश्वास है, तो बेटा हो या बेटी हो, तो अपने माँ बाप को चाहिए भेदभाव ना करें और बच्चों में दृढ़ शक्ति भरें। उनसे ये कहे कि मैं आपको सुख और दुख में हम खड़े हैं, आपको जो पैसा भी लगेगा उसको हम झेलने वाले हैं। तो पेरेंट्स के लिए तो यही है सर, उनके लिए रात में भी जागें, बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को सिखाएं कि भाई आप ज़रूर बनोगे, कभी भी हीन भावना ना आने दें कि आप नहीं बनोगे। बच्चों को यही हमेशा यही कहो, बनोगे, आप मेहनत करो ज़रूर बनोगे। और बच्चों के लिए ये है, जैसे पहले बेटी वंदना ने बताया कि बच्चे मोबाइल पे आजकल लगे रहते हैं और माँ बाप को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। एक क्लिक में सारा होते ही मोबाइल आउट हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि पढ़ रहा है, लिख रहा है। तो उस तरीक़ा से बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, मोबाइल में अगर कर रहे हो तो अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में ही यूज़ करें। बेकार की बातें, बेकार की चीज़ें देखना मोबाइल में बंद करें। आज तक मैंने UPSC होने तक बेटी के लिए एक कीपैड फ़ोन रखा है मेरा, वो रखा, उस कीपैड को इनको बात करने के लिए दिया। बाकी पढ़ने के लिए एक टैब लिया था इनके लिए, जो भी इन्होंने बड़ी सोच समझ के 10 बार सोचने के बाद, बाबा पैसा 20-25 हज़ार रुपये का आएगा,
और इतना खर्च कैसे करेंगे। बेटा मैं हूँ ना, मैं कहीं से बुलाऊँ, तुझे पैसे की टेंशन नहीं है। तो बच्चों को इसलिए भाई कड़ी मेहनत करे और मेरी बेटी जो वंदना की तरह अपना नाम रोशन करे माँ बाप को धोखा ना दे। एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी, अगर आपको दृढ़ शक्ति है तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बड़ा सोचो छोटा ज़रूर मिलेगा। अब आंटी से जानेंगे। आंटी जी को हिंदी नहीं आती है लेकिन अपनी राजस्थानी लैंग्वेज में ही बोलेंगी। आंटी जी कैसा फील हो रहा है? देखिए, एक बाप तो बेटी के लिए बहुत कुछ करते ही हैं कि उनके खर्चा बर्चा सारा, पढ़ाई लिखाई सारा उनके जिम्मे हिसाब किताब होता है। मतलब कंधों पे जो भार होता है, एक बाप के कंधे पे हमेशा भार होता है। लेकिन प्राइमरी स्कूल कहा जाए और जो परवरिश होती है सारा वो माँ ही निभाती है। आपकी बिटिया IAS बनने जा रही है, कलेक्टर बनने जा रही है, जो गांव की भाषा बोलते हैं हमारी बिटिया कलेक्टर बनेगी, बेटा कलेक्टर बनेगा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत बहुत अच्छा। बिटिया को मैंने सीधा खाना खाया, पर बिटिया को तो गर्म ही खिलाया, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा मेरे को, धरती आसमान एक में एक होगा। मेरी बिटिया का रिजल्ट आया बादल। आपने बहुत संघर्ष देखा है, बहुत संघर्ष करके उनको पढ़ाया है, रात में चाय बनाना, जागना इनके साथ में कि इनके कोई तकलीफ ना हो। तो इन सब क्या उम्मीद लगाई है आपकी? जब इनका पोस्टिंग हो, कलेक्टर कहीं बन के जाएंगे, जिला का DM बन के जाएंगे, तो कैसे काम करें ये? भाई यही कहूँ बेटा, पब्लिक के परेशान मत कर जो, पब्लिक की सेवा कर जो, अच्छा नाम कमाए जो, और भी अगाड़ी गरीब बच्चे इनको पढ़ने के लिए सैर कर जो, भूखे टूटे को खाना दीजो। भैया मैं तो यही समझा रही हूँ बेटी को, बेटा तू चली जाएगी 2 महीना की बात और तू मेरे गोड़ से चली जाएगी ट्रेन में। तो बेटा यही समझा रही मैं तो कि अच्छे से अच्छे काम कर जो, आगे भी माँ बाप के लिए तो कुछ भी मत कर जो, पर पब्लिक के लिए बहुत बहुत अच्छे काम कर जो, ठीक है। हाँ तो बेटा पब्लिक भी ये कहेगी कि भाई कलेक्टर बने हो तो हमारे साथ में योग करो, अपनी बस्ती को भी कुछ करके बताए जो। हाँ कोई पढ़ रहे लिख रहे नहीं, जिनको आगे भी बढ़ाए जो, ये कह रही भैया वो बताओ कच्छू। देखिए आंटी जी को हिंदी बोलने नहीं आ रहा है, भैया अपनी राजस्थानी भाषा में बोला। आंटी जी ने पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन सच में जो फैमिली है, हैप्पीनेस है फैमिली में यार। डाउन टू अर्थ हैं लोग की अपनी बातें दिल खोल कर लोग कर रहे हैं। तो ये हाँ ये प्राउड मोमेंट है इनके लिए, अंकल जी के लिए, आंटी जी के लिए, और मैम तो चूँकि IAS बनी गई इनके लिए तो सबसे ज़्यादा है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और आप मेहनत करें, काम करें, तो एक दिन आपका साथ भी ऐसा मोमेंट आएगा कि आपकी फैमिली ऐसे एक दिन प्राउड फील करेगी और सुनने वाले सुनेंगे। वंदना का स्वागत करो, जैसे ही वंदना से ये कह बचाया हमका बेटा, ऐसे ही पब्लिक का तू स्वागत कर जो। बिल्कुल IAS बनने के बाद पब्लिक का स्वागत हमेशा करें, बिल्कुल सही बोल रही हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि मोटिवेशन मिले और इन्फॉर्मेशन मिले, और चैनल के सपोर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।